हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम गजब जबरदस्त चल रही होगी। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग रही होगी पढ़ाई में, लेकिन हाँ, अच्छी चल रही होगी। अगर आप दिन रात तो देखो एक किया ही हुआ है आप लोगों ने, बहुत सारी क्लासेस आप लोगों को करनी पड़ रही हैं, उसके बाद अपना रिवीजन, फिर एग्ज़ाम की टेंशन, एग्ज़ाम का प्रेशर, ये सब एक स्टूडेंट को झेलना होता है। बाकी सब लोग तो बस बात बनाने के लिए होते हैं। एक स्टूडेंट के दिल पर क्या गुजरती है वो वही जानता है ना। जो इस फेज से निकला होगा वो आपके दर्द को जरूर समझ रहा होगा इस टाइम पर। लेकिन क्या करें, निकलना आपको भी है इस फेज से। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बस इतना ही कह सकते हैं। और आज हम लोग जो मेंसुरेशन है यानी कि क्षेत्रमिति है उसका पार्ट 3, और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। भाई चैप्टर बहुत डीप, बहुत बड़ा है। ये 3 क्लास में तो इसका इंट्रोडक्शन ही खत्म होता है। अगर मैं किसी बड़े बैच में इसको पढ़ा रहा होता हूँ तो 3 क्लास में तो इसका इंट्रोडक्शन ही कंप्लीट हो पाएगा, है ना। लेकिन हमने 3 क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। क्योंकि हमारे पास समय कम है तो मैंने आपको केवल वही चीज पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई मेंसुरेशन में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ज्यादा डीप में इस चैप्टर में नहीं गए, क्योंकि ये चैप्टर मतलब ऐसा एक क्वेश्चन आएगा और इसके अगर डीप में गए तो फिर हम बहुत ज्यादा अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, है ना। चलो करें भाई क्लास की शुरुआत। और हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था? कल मैंने आपको क्या कराया था लास्ट में क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के सारे फॉर्मूले लिखवाए थे ना मैंने आपको। तो आप क्या करो, आपने वो कहीं लिखे होंगे, वो सामने रख लो कि कोई घनाभ का आयतन क्या होता है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2l+b/h। उसका कुल सतह क्षेत्रफल, कुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2, और ब्रैकेट में LB/BH/LH होता है। और इसका अगर मैं कहूँ, एक कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, उसका जो विकर्ण होता है √L² + B² + H²। इसी के बारे में कल हमने बात करी थी। मैंने लास्ट में फॉर्मूले लिखवाकर फिर मैं चला गया था कि भाई क्लास ओवर कर दी थी कि भाई अब हम इसके जो सवाल हैं वो कल करेंगे, है ना। तो आज हम क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के सवालों को करते हैं। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। यस, सवाल है 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर। देखो, ये गुणा का मतलब ये नहीं है कि इनको आपने गुणा करना है। इनका मतलब होता है 12 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई, 8 मीटर ऊंचाई। ये होता है गुणा का मतलब, है ना। तो कि विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, और इसका तो मैंने डायरेक्ट आपको तरीका बताया है। क्या बताया है? उस घनाभ का, उस कमरे का विकर्ण, है ना बच्चे। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी जो रॉड होती है वो उसका विकर्ण होता है। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √L² + B² + H²। यही होता है ना भैया, यही होता है ना। तो √L क्या है हमारा? 12² +9² और +8 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? √144 +81 और +64, है ना। करेंगे आगे सॉल्व इसको। 4 और 1 5 और 4 9, 4 और 8 12, 12 और 6 18, आएगा 1 और 1 2। √289 क्या होता है बच्चे? ये होता है 17 मीटर। और यही आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो कहीं भी आपको मिले कि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी रॉड, छड़ या कोई लकड़ी या फिर कोई डंडा, कुछ भी आए, आपको केवल एक ही फॉर्मूला लगाना है, घनाभ का विकर्ण। क्या होता है? वो होता है √L² + B² + H²। ठीक है भैया। चलो सर्कल, हाँ व्रत भी करेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर में। ये सवाल करिए।
इसके कल मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए थे, इसीलिए मैं इसके क्वेश्चंस आपको आज शुरुआत में करा रहा हूँ। इसके बाद हम व्रत ही करेंगे, है ना। व्रत के बाद फिर हम आगे चलेंगे सिलेंडर पे, यानी कि बेलन पे। ओके, ये सवाल देखो आप। एक घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई के घनाभ धातु की प्लेट को पिघलाया जाता है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चे, ये चीज है पिघलाने वाली, पिघलाया जाता है। इंग्लिश में बोले तो मेल्ट किया जाता है। एक चीज को दूसरे में मेल्ट किया गया। आप ये मानो कि आपके पास ना, आपके पास कोई घनाभ है, कोई इतनी बड़ी लोहे का पीस है। भाई आपने देखा होगा कि सोने के जो आभूषण बनते हैं वो छोटे छोटे बिस्किट्स के रूप में आते हैं विदेश से। सोना आपने देखा होगा ना, सोने के बिस्किट। उन बिस्किटों को लाया जाता है, फिर उनको पिघलाया जाता है ना। फिर उनको क्या किया जाता है, उनको पिघलाया, मेल्ट किया जाता है। और फिर मान लो आपको चेन बनवानी है, ब्रेसलेट बनवाना है, कुछ भी XYZ आपको बनवाना है, फिर उसको उस फॉर्म में ढाला जाता है ना। तो कभी भी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरे में ढाला गया है ना, तो हमेशा याद रखना उनका आयतन, वॉल्यूम हमेशा बराबर होगा, हमेशा। अगर उसने कहा कि घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई का कोई घनाभ है और उसको पिघलाया गया है, किस क्या बनाने के लिए, घन बनाने के लिए, तो मैं क्या कहूंगा आपसे, मैं कहूंगा उस घनाभ का आयतन किसके बराबर कर दें, घन के आयतन के बराबर। यही आपने करना है, ठीक है। पिघलाने के केस में आयतन बराबर करना है। क्या करना है, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, बराबर घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 1 × 9 × 81। और बराबर घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, है ना भैया। 9 × 9 = 9, 9 × 8 = 72, बराबर भुजा का क्यूब। तो यहां से भुजा कितनी आ जाएगी, घनमूल ऑफ 729। बच्चे, घनमूल यानी कि क्यूब रूट ऑफ 729 क्या होता है, वो होता है 9। यानी कि आपको घन की भुजा मिल गई। घन की भुजा कितनी मिल गई, 9। आपसे कह रहा है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बच्चे, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप जानते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताएंगे मुझे। सर वो होता है 6a²। लिखवाया था ये तो कल मैंने आपको, है ना भैया। 6a², यानी कि 6 गुणा और 9 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुणा 9 नाम 81। तो 6 एकम 6, 6 8 48। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 486, 486। ठीक है। बस क्या करना है, जब भी एक वस्तु को पिघलाकर, अब वो किसी को भी पिघलाकर किसी में ही ढाल सकता है। हो सकता है शंकु को पिघलाकर बेलन में ढाल दे, मतलब जब भी पिघलाकर ढालेगा उनका आयतन बराबर कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चलें आगे। ओके, ये सवाल करिए। यस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई, आराम से देखिए सवाल को, है ना। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ना, वो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन बने तो। ठीक है, एक बार आराम से आप पढ़ो। सर नोटिफिकेशन लेट आता है। बच्चे, नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है आपको, जब आपको पता है कि आपकी क्लास एग्जैक्ट 6:59 या 7 बजे लाइव हो जाती है। फिर आपको क्यों इनविटेशन की जरूरत पड़ती है, पढ़नी ही नहीं चाहिए आपको। देखो, 3 घन है, प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा एक दूसरे से जोड़े गए, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब मेरी बात सुनना आप। घन के बारे में मैंने क्या बताया आपको,
घन के बारे में बताया कि जिसकी ना हर भुजा बराबर हो, जिसकी हर भुजा बराबर हो। बच्चे अगर मैं कोई घन यहां बना रहा हूं, देखना, अगर मैं कोई घन यहां बना रहा हूं, ये मैंने कोई घन बना दिया। अब अगर मैं ऐसे तीन घन एक साथ जोड़ दूं, ऐसे मैं तीन घन एक साथ जोड़ दूं, एक और घन मैंने जोड़ दिया, ऐसे तीन घन मैं एक साथ जोड़ रहा हूं, ये तीन घन मैंने एक साथ ऐसे जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया? क्या ये घनाभ बन गया? क्या ये क्यूबॉइड बन गया? है ना भैया। इस घन की जो भुजा थी वो ए थी, ये भी ए हो जाएगी, और यहां से यहां ये भी ए हो जाएगी। यानी कि अगर मैं घनाभ की लंबाई की बात करूंगा तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? घनाभ की लंबाई हो जाएगी 3a। देखो मैंने आपको बनाने की कोशिश करके बताया है कि ये 3D फिगर हालांकि इम्पॉसिबल होता है बनाना, लेकिन हल्का सा आपको नजर आ रहा होगा कि अगर मैं तीन घन, तीन क्यूब्स को एक साथ जोड़कर रखता हूं तो एक घनाभ बन जाता है। घनाभ बन जाता है जिसकी लंबाई क्या है? 3a। चौड़ाई तो वही a रहेगी, है ना, और ऊंचाई भी a रहेगी, है ना। चौड़ाई और ऊंचाई पर फर्क नहीं पड़ेगा, केवल लंबाई बढ़ेगी, केवल लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक के पास एक घन रखा गया है ना। तो लंबाई 3a हो जाएगी, चौड़ाई a और ऊंचाई भी a ही रहेगी, है ना। अगर मैं बात करूं l की, तो वो हो जाएगा 3 गुणा, और भुजा कितनी है? 5, यानी कि 15। b कितना रहेगा? b तो 5 ही रहेगा, और h कितना रहेगा? h भी 5 रहेगा। आपके पास घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मिल गई। अब सवाल ने कहा कि भैया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कल क्या लिखवाया था मैंने आपको? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच, यही लिखवाया था मैंने, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बस रख दो यहां पर एल बी यानी कि 15 5 75 प्लस 5 पूरे 25 प्लस एल एच यानी कि 15 5 75। 75 75 150 और 25 175 गुणा 2, और आंसर कितना आएगा? 350। आंसर कितना आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा 350, है ना। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। तो याद रखना, उसने घन को एक दूसरे से सटा के रखा है, तो वो घनाभ बन गया, वो क्यूबॉइड बन गया, जिसकी जो लंबाई है वो ए जुड़कर 3a बन गई, जिसकी चौड़ाई जो थी वो चेंज नहीं होगी, वो a ही रहेगी, और जिसकी जो ऊंचाई है वो भी a रहेगी, है ना, वो भी a रहेगी। तो भैया लंबाई है 3a यानी कि 3 पंजे 15, चौड़ाई 5 रहेगी, ऊंचाई भी 5 रहेगी, जो घन की भुजा है। बस यहां पर हमने टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलें। ये सवाल देखो, ये भी कुछ ऐसा ही है। ये देखेंगे भाई जरा, किसी आयताकार बक्से के तीन सन्निकट फलक जो एक कोने में मिलते हैं का क्षेत्रफल क्रमशः 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बक्से का आयतन बताओ क्या होगा? बक्से का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स बताओ, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होगी? सवाल कह रहा है कि कोई आयताकार बक्सा है, देखो मैं यहां आपको बना के दिखाता हूं। कोई आयताकार बक्सा है, ये मैंने बक्सा बनाया कोई आयताकार, ये कोई आयताकार बक्सा आपको दिख रहा होगा। ठीक है भैया, ये बक्सा है जिसकी ये लंबाई है, ठीक है भाई, ये इसकी चौड़ाई है b, ओके, और ये इसकी ऊंचाई है। सवाल ने कहा भैया एक कोना पकड़ लो, उसने कहा ना एक आयताकार बक्से के तीन सन्निकट फलक जो एक कोने से मिलते हैं। तीन फलक देखो, एक फलक ये रहा ऊंचाई वाला, एक फलक ये रहा चौड़ाई वाला, और एक फलक ये रहा लंबाई वाला।
इस कोने पे मिले हैं, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, इस कोने पे ये तीनों फलक मिले हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। यस। अब कह रहा है कि भैया इनका क्षेत्रफल क्रमशः इतना 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 है। यानी कि अगर मैं लंबाई और चौड़ाई को लेता हूं तो L गुणा बी कितना हो जाएगा, 12। सवाल नहीं दिया, कुछ भी मान लो। अगर मैं इन दोनों को लेता हूं बी और एच को, तो बी गुणा एच कितना दिया हुआ है, 15। और अगर मैं इनको लेता हूं एल और एच को, तो ये दिया हुआ है एल गुणा एच यानी कि 20, है ना भैया। क्षेत्रफल ही तो दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है, दो साइड, मान लो अगर मैं ये वाली साइड लेता हूं, ये वाला लेता हूं मैं, नीचे वाली सीट ये वाली, तो ये वाली सीट क्या होगी, ये चौड़ाई है ये लंबाई है, एल गुणा बी। अगर मैं ये वाली सीट लेता हूं, ये वाली, तो ये ऊंचाई है ये चौड़ाई है, तो बी गुणा एच। और अगर मैं ये सामने वाली सीट लेता हूं, ये वाली, ये लंबाई है ये ऊंचाई है, एल गुणा एच, है ना। यही चीज वो कहना चाह रहा है। अब आपसे कह रहा है कि बताओ पूरे बॉक्स का आयतन क्या होगा, पूरे बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। बच्चे अगर मैं इन तीनों को गुणा कर देता हूं, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, मैं तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मिलेगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। इधर क्या मिलेगा, 12 15 180 दूनी 360, यानी कि इनको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मिलेगा 3600, है ना भैया। इनको गुणा किया तो ये मिला, इनको गुणा किया तो 3600 मिला। देखते रहना। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बक्से का आयतन। और बक्से का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, होता है कि नहीं। बक्से का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन यहां तो स्क्वायर में है, अगर मैं दोनों तरफ वर्गमूल ले लूं, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर को भी वर्गमूल, तो इधर भी मैं वर्गमूल ले लूंगा। वर्गमूल क्यों लिया सर, क्यों लिया, क्योंकि यहां चीज स्क्वायर में है, मुझे केवल एल बी एच चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे। तो बच्चे जब मैं इनका स्क्वायर लूंगा, स्क्वायर रूट से बाहर एल निकल के आएगा, बी का बी निकल के आएगा और एच स्क्वायर का एच, और 36 का 6 बाहर आएगा और 2 जीरो का 1 जीरो। तो भैया आपको आयतन कितना मिल गया, आपको आयतन मिल गया 60 सेंटीमीटर क्यूब। 3600 आंसर नहीं होगा, कुछ बच्चे 3600 दे रहे हैं, आपका आंसर होगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे आपको एल बी बी एच और एल एच दिया हुआ था, आपने गुणा किया तो ये मिल गया एल स्क्वायर, बी गुणा बी बी स्क्वायर, एच गुणा एच एच स्क्वायर। इधर तीनों को गुणा करो, अपने कॉपी के साइड के कोने पे गुणा करो, तो ये मिलेगा आपको 3600। 3600। अब हमको चाहिए बक्से का आयतन, और वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन हमें तो यहां स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हमें ये वर्ग हटाना पड़ेगा, तो मैंने दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया। अब वर्गमूल से ये एल बाहर आ जाएगा, ये बी और ये एच, और 3600 का 60 होता है। मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 60। और ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो इस सवाल पे आते हैं, देखेंगे भाई इस सवाल को जरा, करिए सभी लोग। वेरी गुड। सभी लोग बताएंगे, एक स्विमिंग पूल की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, गहराई 2.2 मीटर है। यदि तल और चारों दीवारों को सीमेंट से करने के लिए 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा आता है, तो बताओ टोटल खर्चा कितना होगा। अब ये चीज ना थोड़ा सा एज्यूम करो कि आप किसी स्विमिंग पूल के पास खड़े हो, सुनो, आप किसी स्विमिंग पूल के पास खड़े हो, ऊपर खड़े हो, ऊपर तो स्विमिंग पूल के ऊपर तो कवर नहीं होता ना, ऊपर से तो ओपन होता है स्विमिंग पूल, ये फील करो चीज, स्विमिंग पूल ऊपर से तो ओपन होता है। अब इसकी ये 4 दीवार है, आमने सामने वाली, और ये आमने सामने वाली, और एक नीचे फर्श है। हमें ये पेंट करना है, तो छत को पेंट नहीं करना, क्योंकि छत होती ही नहीं है स्विमिंग पूल की, है ना। वो तो भैया 4 दीवार ऐसी और एक नीचे फर्श। उसने यही बोला, एक स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी, उसने कहा इसका तल यानी कि जो इसका फर्श है नीचे का, और इसकी चारों दीवारों को सीमेंट करना है, और खर्चा आता है इतना। पहले तो टोटल सरफेस एरिया निकालो,
टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। बच्चे अगर मैं आपको वो बनाकर दिखाऊं, वो बक्सा अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से बक्सा बनता है। बक्सा यानी कि वह स्विमिंग पूल, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये ऊपर से खुला रहेगा, ये ना ये ऊपर से खुला रहेगा। ऊपर से खुला रहेगा, नीचे से नहीं। नीचे से तो ये पेंट रहेगा, हमें मतलब सीमेंट करना है। ऐसे साइड की दीवार भी है ना, ये वाली भी, और ये पीछे वाली भी, जो पीछे वाली भी आप देख पा रहे हो ना, वो भी करनी है। अब ये ऊपर ऊपर का पार्ट खुला रहेगा इसका, ऊपर ऊपर का, है ना। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल बताओ पहले। तो पहले क्या करो बच्चे, चार दीवारों का क्षेत्रफल, पहले जो इसकी चार दीवार है ना, एक दो तीन और पीछे वाली, वो मैंने आपको लिखवाया था, कल के फॉर्मूले में लिखवाया था उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि चार दीवारों का क्षेत्रफल। वो क्या होता है, 2 और ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ये तो चार दीवारों का क्षेत्रफल, पलट के देखो लिखवाया था चार दीवारों का क्षेत्रफल ये। और उसने ये भी बोला है कि भैया इसका नीचे का फर्श भी करना है। तो नीचे का फर्श लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा बी। तो नीचे का फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। बस, चार दीवारों का क्षेत्रफल है 2L प्लस बी इंटू एच, और जो नीचे का फर्श है, नीचे के फर्श का क्षेत्रफल है L गुणा बी। बस यहां पर रखकर पहले तो क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल कितना होगा, दो, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो भैया 40 और 30 70, और ऊंचाई कितनी है 2.2, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 40 गुणा 30, 40 गुणा 30। तो भाई जोड़ेंगे, ये पॉइंट हटेगा बटे जीरो, जीरो से जीरो खत्म, 22 या 22 2 गुणा 154 प्लस 4 × 3 = 1200। ये कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, प्लस 1200। ये आ जाएगा आपका 1508, 1508 मीटर स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल आ गया। जिस क्षेत्रफल को हमें सीमेंट करना है वो क्षेत्रफल आ गया, ये तो है ना भैया। चार दीवार तो ये थी, ये वाली चार दीवार है ना भैया, और ये वाली चार दीवार, और एक पीछे वाली, और एक नीचे का फर्श, सबका क्षेत्रफल कितना आ गया, सबका क्षेत्रफल आ गया आपका 1508। नहीं, आयतन नहीं पूछा बच्चे, उसने कहा दीवारों को सीमेंट करना है, तो दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए। सीमेंट करने के लिए क्या आप कभी आयतन निकालते हो? आप मिस्त्री हो, आपको घर की दीवार को सीमेंट करना है या पेंट करना है, आप दीवार का आयतन निकालते हो या क्षेत्रफल निकालते हो? एरिया देखते हो या उसका वॉल्यूम देखते हो? वॉल्यूम नहीं देखते ना, आप देखते हो कितना एरिया हमें सीमेंट करना है, जो सामने दिख रहा है वही एरिया है बस। आयतन थोड़ी निकालते हो कि ईंट 9 इंची दीवार है या 12 इंची दीवार है, आपको तो जो सामने दीवार दिखी उसको सीमेंट करना है बस, है ना। तो उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। अब इसको 25 से गुणा कर दो, तो जो खर्चा आएगा वो खर्चा कितना आएगा, 1508 गुणा 25 कितना है जरा बताना, 25 अट्ठे 200 हासिल का 20, 25 0 0 20 का 0 हासिल का 2, 25 पंजे 125 और 2 127 हासिल के 12, 25 एकम 25 और 12 37। आंसर कितना आ गया भैया, 37,700 रुपए का खर्चा आ जाएगा। 37,700 रुपए का खर्चा आ जाएगा। L गुणा बी इसलिए किया बच्चे, ये 2L प्लस बी इंटू एच क्या था, ये चार दीवारों का क्षेत्रफल था, चार दीवारों का। आप जिस कमरे में बैठे हो आमने सामने वाली दीवार देखो, दो दीवार, साइड वाली दोनों दीवार देखो, चार दीवार है। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये। आपकी चारपाई जहां टिकी हुई है, नीचे देखो एक बार, नीचे देखो, नीचे मेरी तरफ नहीं, नीचे देखो, इस फर्श का क्षेत्रफल भी तो निकालना है, क्योंकि उसने बोला है तल, तल को भी सीमेंट करना है। तो अगर तल को भी सीमेंट करेगा तो तल का भी तो एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई चाहिए मुझे। ये तल का क्षेत्रफल है, ये चार दीवारों का, ये तल का, दोनों को जोड़कर आया 1508 क्षेत्रफल। 1 मीटर स्क्वायर में लगते हैं 25 रुपया।
तो भैया इतने मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, 25 से गुणा कर देंगे, 37,700 रुपए का खर्चा आ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये सवाल करिए, ये सवाल करिए, छुड़वा दिया था मैंने, अभी फिर से वापस आया हूं मैं। करेंगे भाई इसे। 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी। देखो ये तो मीटर में दिया हुआ है, 21 मीटर, 12 मीटर और ये 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक ईंट 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो ईंटों की जो संख्या होगी ना, याद रखना कल भी मैंने कुछ ऐसा ही लिखवाया था आपको, ईंटों की संख्या जो होगी, ईंटों की संख्या याद रखना, वो होता है दीवार का आयतन। जो दीवार आप बनाने जा रहे हो, दीवार का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द वॉल, बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एक ईंट का आयतन। बस ये होता है ईंटों की संख्या। जिस दीवार को आप बना रहे हो ना ईंटों से, उसका वॉल्यूम अपॉन एक ईंट का आयतन। अब बच्चे एक चीज देखो, दीवार का आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, होता है कि नहीं। अब लंबाई कितनी है, 21 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर, और ऊंचाई या फिर गहराई कितनी है, मोटाई कितनी है, 36 सेंटीमीटर। सबको छोटी यूनिट में बदल लो। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप कहेंगे सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। सबको सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूं, क्योंकि भैया जो ईंट है ना, उसकी डायमेंशन भी सेंटीमीटर में ही है ना। तो 21 मीटर यानी कि कितना आएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 2100 सेंटीमीटर। 12 मीटर यानी कि 1200 सेंटीमीटर। और जो इसकी मोटाई है वो तो सेंटीमीटर में ही दे रखी है, उसको 100 से गुणा नहीं करना, उसको तो 36 ऐसे ही रहने देना है। डिवाइड, एक ईंट का आयतन कितना है भैया, 28, ये तो सेंटीमीटर में है, इनको ऐसे ही रहने देना है, गुणा 18 गुणा 6। आप कर लो सॉल्व, ईंटों की संख्या आपको मिल जाएगी कि कितनी ईंट उस दीवार में लगी है। देखो 18 दूनी 36, 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 200 बार, 7 चौके 28, 7 तिया 21, 300 बार, और ये 4 से जाएगा, 4 पंजे 20, 50 बार, 50 दूनी 100, यानी कि 300 गुणा और 50 दूनी 100। ये कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 के बाद 4 जीरो, यानी कि जो ईंटों की संख्या है वो है 30,000। कितनी है, 30,000। आप कहेंगे ईंटों की जो संख्या होगी वो दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। मैंने दीवार का आयतन बनाया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या फिर मोटाई जो भी दी हुई है, और एक ईंट का आयतन है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, डिवाइड कर दिया, आपको मिल गया एक ईंट, सॉरी ईंटों की संख्या कितनी ईंट है। स्टेट एग्जाम्स आपके जैसे यूपी कांस्टेबल हो गया, आपका लेखपाल वगैरह हो गया, इन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ईंटों की संख्या बताओ, कल भी एक क्वेश्चंस मैंने ऐसा आपको कराया था, तो ध्यान रखना बच्चे, है ना। चलो, एक कुछ छूट गया था कल हमारा 2D में व्रत सर्कल, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का है। सर्कल के बाद फिर हम अपना वही 3D यानी कि बेलन सिलेंडर की तरफ आ जाएंगे। सिलेंडर के बाद क्या पढ़ना है, कोण यानी कि शंकु, उसके बाद पढ़ना है गोला स्फीयर, उसके बाद हेमिस्फीयर अर्धगोला, और चैप्टर आपका कंप्लीट है। कल हम जो पढ़ेंगे, मैं सोच रहा हूं कि नंबर सिस्टम करवाऊं या आपको पहले सिंप्लीफिकेशन और सर्ड्स इंडिसेस कंप्लीट करके फिर नंबर सिस्टम की तरफ आए। चलो वो डिसाइड करते हैं, अभी पहले आप यहाँ पढ़ो क्या है ये।
भाई यहाँ है कि व्रत सर्कल, ये 2D का पार्ट है, 3D का नहीं है। 2D का मैं भूल गया था, छूट गया था बच्चे, है ना। तो 2D मेंसुरेशन का पार्ट है ये। व्रत क्या है मैं बनाकर दिखा देता हूँ। ये होता है सर्कल, ठीक है भाई। इसका एक केंद्र होता है। केंद्र यानी कि सर्कल के अंदर एक ऐसा पॉइंट कि आप यहाँ किसी भी पॉइंट पर यहां से इस पॉइंट को मिलाओगे तो दूरी समान रहेगी। क्या बोलेंगे? दूरी रहेगी समान। तो यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं बच्चे? आर। और आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या। इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। यानी कि केंद्र सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, अब ये पूरे में घूम जाएगा ना। आपकी घड़ी है ना, आपके हाथ में घड़ी होगी, कभी आपने देखा होगा घर की दीवार पे लगी होगी, वो गोल घड़ी है ना। मान लो गोल घड़ी है और उसका एक केंद्र होता है, तो वो घड़ी की सुई ऐसे घूमती रहती है ना। उस घड़ी की सुई की लंबाई ना तो बढ़ती है ना कम होती है ना, क्योंकि वो जितनी लंबाई है उसी लंबाई पर घूमती रहेगी। तो भैया ये आर है ना, ये पूरे में घुमा दो, ये आर कभी चेंज नहीं होगा, ये त्रिज्या यानी कि रेडियस ही रहेगा। ठीक है भैया। अब अगर मैं कहूं इस पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दो, भाई यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये भी आर होगा। भाई जब यहां से यहां आर है तो यहां से यहां भी आर होगा। मैंने कहा ये चेंज थोड़ी होता है। आप किसी भी पॉइंट की बात कर लो, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, सब कुछ आर है। तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं, एक सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा, ये स्ट्रेट लाइन है और ये सेंटर से पास होके जाती है, तो भैया इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हो तो इसको बोलते हैं डी। डी का मतलब होता है डायामीटर। क्या होता है? डायामीटर। ये डी है, यहां से यहां तक। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं इसको व्यास। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं व्यास, यानी कि डायामीटर। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो लिख लो। भाई अगर मैं आपको बात करूं डायामीटर, देखो यहां से यहां तक क्या था? आर। यहां से यहां तक क्या था? आर। पूरी लाइन क्या है? डी। तो क्या मैं कह सकता हूं डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r। यानी कि व्यास जो होता है बच्चे, वो 2 गुना होता है किसका? 2 गुना होता है त्रिज्या का। याद रखना, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। अगर मैं यहां से क्षेत्रफल आपसे पूछूं कि जरा मुझे एरिया बता दो, मुझे क्षेत्रफल बता दो, तो क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? वही रेडियस। पाई का मान क्या होता है बच्चे? ये कांस्टेंट टर्म होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 22/7 होगी, है ना। पाई जहां भी आपको दिख जाए तो इसका मान होता है कितना? 22/7। ओके। अब एक होता है बच्चे इसकी परिधि, एक होता है इसकी परिधि जिसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, देखो जब हम एक ऐसी आकृति की बात करते हैं जिसकी भुजा होती है, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वहां होता है परिमाप, सारी भुजाओं का योग। यहां होता है परिधि, यहां होता है परिधि, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है बच्चे? 2πr। तो परिधि क्या होगी आपकी? परिधि होगी 2πr। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलो, इसमें एक चीज और देख लीजिए आप। एक चीज और क्या है, यहां बना देता हूं मैं, कि मान लो अगर ये कोई वृत्त है, ये कोई सर्कल है, इसके एक और ऊपर की तरफ मैंने सर्कल बना दिया। दोनों का केंद्र यही है, ये है त्रिज्या आर और ये है त्रिज्या कैपिटल आर। अगर मुझे इसका ये रास्ता मान लो ये कोई गोल पार्क है, ये कोई गोल पार्क, आपने कभी रनिंग की है? गोल पार्क में रनिंग की होगी आप लोगों ने। तो वो जो ट्रैक होता है गोल, ये वाला ट्रैक ही मान लो कि आप ये आपका 400 मीटर का ट्रैक है। अगर मुझे इस ट्रैक का, इस 400 मीटर के ट्रैक का मुझे एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? बड़े वाले वृत्त के एरिया में से छोटे वाले वृत्त का एरिया माइनस कर दूंगा।
छोटे वाले वृत्त का एरिया माइनस कर दूंगा। तो बड़े वाले वृत्त का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से छोटे वाले का एरिया माइनस कर देंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है भैया, यहां से पाई को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आपको मैंने कल भी बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां से मैं कह सकता हूं पाई गुणा आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो ये याद रखना, ये क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल किसका, रास्ते का, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, दोनों को त्रिज्या को जोड़ देंगे एक बार और एक बार बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे, ये होता है रास्ते का क्षेत्रफल। आप इसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने फाइनल रिजल्ट लिखा है। तो वृत्त में केवल आपने इतना ध्यान रखना है कि परिधि होती है 2 पाई आर, भैया क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और भैया इसका व्यास होता है त्रिज्या का डबल, यानी कि डायमीटर इक्वल्स टू 2r। और ये मैंने आपको बताया कि कोई ग्राउंड है, इसके चारों तरफ एक रास्ता है जिस पे आप दौड़ते हो, उस रास्ते का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो बच्चे बड़े वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल पाई गुणा बड़ा आर स्क्वायर, और जो छोटा वाला वृत्त है पाई गुणा छोटा आर स्क्वायर। यहां से पाई को बाहर ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाया तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया। ओके, चलो इसके सवाल कर लेते हैं कुछ। अनुपात का केस तो मैं स्पेशल आपको बताता हूं कि भाई अगर क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो आपको दे रखा हो A/B, और आपको त्रिज्या का रेशियो पूछे, त्रिज्या या फिर व्यास किसी का भी अनुपात पूछे, आपको अंडर रूट कर देना है, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, ये आपने कर देना है। और मान लो अगर आपको त्रिज्या या फिर व्यास आपको दे रखा हो एक्स वाई का अनुपात, और आपको क्षेत्रफल का रेशियो पूछे, क्षेत्रफल का, तो वो होता है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैं आपको हर किसी में बताता चल रहा हूं ताकि आपकी चीजें ना थोड़ी शॉर्ट हो जाए। ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो चीजें हैं आपका क्वेश्चंस को आसान बनाने की, ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं आपको। तो उसने वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है, परिधि का रेशियो पूछ लिया, देखो ये त्रिज्या, ये परिधि भी आ जाती है इसमें, परिधि, परिधि का रेशियो पूछे, चाहे त्रिज्या का चाहे व्यास का, रूट ही करते हैं। ठीक है, तो भैया क्षेत्रफल का एरिया का रेशियो क्या दे रखा है, 4:9। तो परिधि का रेशियो क्या आ जाएगा, मैंने आपको कहा ना कि चाहे परिधि कहे, चाहे त्रिज्या कहे, चाहे व्यास कहे, आपने रूट ले लेना है, √4 और √9, यानी कि ये आ जाएगा 2:3, और यही आपका आंसर है, 2:3। ओके, वेरी गुड। चले भाई अगला क्वेश्चन ये रहा, ये सवाल करेंगे। करिए। मैं क्या सोच रहा हूं कि कल देखो, सिंप्लीफिकेशन और सर्ड सिंथेसिस एक ही चैप्टर मानता हूं मैं उसको, सिंप्लीफिकेशन और सर्ड सिंथेसिस। सिंप्लीफिकेशन में लगेंगे 2 दिन, एक दिन आपका बॉड मास और एक दिन वो सर्ड सिंथेसिस वाला पार्ट है, और नंबर सिस्टम में लगेंगे 3 दिन। आज कितनी तारीख हो गई, 3, 3 और 2 5, और 3 8, 8 का टारगेट तो वैसा भी था हमारा, वो पाई चार्ट वगैरह है ना, ग्राफ वगैरह, उतना उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो क्वेश्चंस आते भी नहीं है और बहुत आसान भी होते हैं, उसको तो मैं एक दिन में निपटा दूंगा, एक दिन की भी जरूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूब पर भी कोई डाल दोगे ना कि ग्राफ मैराथन बाय दीपक सर, आपको पैट में मैंने इतनी पढ़ाई है, यूपी पैट में कोई ना कोई 2-3 घंटे की मिल जाएगी, उसको देख लेना, ग्राफ वहां से क्लियर हो जाएंगे बच्चे। अब उतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप स्क्रीन पर सारा टाइम दो, कम से कम टाइम दो अब स्क्रीन को, और अपना रिवीजन के लिए बचाओ।
है ना। ग्राफ, अब ग्राफ जैसी क्लासेस के लिए आप क्या सुबह 7 बजे उठ के 2 घंटे बैठोगे? मैं कह रहा हूँ आपने अगर हल्का सा भी बुक से भी देख लिया ना, कुछ है ही नहीं उसमें। तो हालांकि मैं उसको करा दूंगा एक दिन में, लेकिन आप यूट्यूब पर डालो ग्राफ मैराथन बाय दीपक सर, खाना खा रहे हो सामने रख लो, कॉपी पेन लेकर बैठने की जरूरत नहीं है ग्राफ पढ़ने के लिए। आप कहीं घूम रहे हो सामने देख लो, एक्स्ट्रा टाइम में ही ग्राफ क्लियर हो जाएगा आपका, एक्स्ट्रा टाइम में ही। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है, व्यास पहिए का, तद अनुसार 22 किलोमीटर तक चलने में उसके चक्र के कितने चक्कर लगेंगे? उसके कितने चक्कर लगेंगे, ये सवाल देखो। अब बच्चे एक बात बताओ, व्यास यानी कि डायामीटर कितना दे रखा है? 7। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसका आधा, व्यास का आधा होती है त्रिज्या। तो रेडियस कितना हो गया? 7/2। अब मुझे एक बात बताओ, कोई पहिया है, सामने देखो बच्चे, साइड में रख दो पेन और सामने देखो। पहिया देखा है? बाइक का हो, गाड़ी का हो, बुग्गी का हो, ट्रैक्टर का हो, देखा है पहिया तो? एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है? मैं आपसे कह रहा हूं, एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है? तो आप कहेंगे कि सर ये अगर कोई पहिया है, मैं यहां पर कोई पॉइंट लगा देता हूं, चौक से मार्क कर देता हूं, चौक से, हल्का सा चौक से मार्क कर दिया, ये पहिया मैंने पूरा घुमाया। तो जब दोबारा चौक का मार्क यहां पर आएगा, तो ये अपनी परिधि जितना, जितना इसका पेरीमीटर है ना, जितना इसकी परिधि है, सरकमफ्रेंस है, एक चक्कर में वो उतनी दूरी चलता है। एक चक्कर में बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा? एक चक्कर में, एक चक्कर में आप कहेंगे सर जितना इसका सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि है 2πr, एक चक्कर में। ओके। और अगर मैं आपसे कहूं एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में दूरी 2πr, एक चक्कर में दूरी 2πr है, मैं कहूं ऐसे n चक्कर हैं, कितने चक्कर है? n। ऐसे कितने चक्कर है? एक चक्कर नहीं, 2 3 4 5 10 12 20, ऐसे n चक्कर हैं। तो एक चक्कर की दूरी 2πr, तो n चक्कर की दूरी कितनी हो जाएगी? गुणा n बराबर, और ये आ जाएगी कुल दूरी, कुल दूरी। ये फॉर्मूले के रूप में भी आप लिख सकते हो कि 2πr एक चक्कर की दूरी है, n से गुणा करेंगे n चक्कर, और ये आ जाएगा कुल दूरी जो उसने चली है 22 किलोमीटर की। बस यहां पर रख दो, n का मान आपने निकालना है, n का मान निकालना है बच्चे। 2 गुणा पाई का मान है 22/7, r कितना है? 7/2 गुणा n, और कुल दूरी कितनी है? 22 किलोमीटर है बच्चे। इसको मीटर में बदलेंगे तो 22,000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 22 किलोमीटर में 22,000। वैसे इसे कैलकुलेट करो, आपको n का मान मिल जाएगा। 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 22 से जाएगा 1000 बार। तो भैया n का मान कितना आ गया? 1000 चक्कर। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको? 1000 चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसको ध्यान रखना बस। ठीक है, बुग्गी का देखा है सर। अच्छा ठीक है, चलो भैया। एक अर्धवृत्त का क्वेश्चन भी आपको मैं करा देता हूं। अर्धवृत्त यानी कि सेमी पेरीमीटर, अर्धवृत्त का। देखो अर्धवृत्त के बारे में हल्का सा आप लिख भी लो, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यानी कि सेमी पेरीमीटर, सेमी सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल। क्या होता है? वृत्त को आधा काट दो, ये रेडियस, ये रेडियस, भाई सर्कल को मैंने आधा बीच में से काट दिया, अर्धवृत्त बन गया। बीच में से काट दिया, अर्धवृत्त बन गया, बस, है ना। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल की बात करूंगा, तो वृत्त का आधा होता है कितना? πr², तो वृत्त का होता है, और उसका आधा, ये क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। और अगर मैं इसकी परिधि या फिर परिमाप की बात करूंगा, तो भैया इसका परिमाप होता है πr + 2r। अब देखो इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, इसको डायरेक्ट याद रखना है आपको, अर्धवृत्त की परिधि डायरेक्ट याद रखना है। यहां से मैं r को कॉमन लूंगा, पाई का मान है 22/7 प्लस का 2, 7 दूनी 14, 22 और 14 36 होता है, तो 36/7 गुणा r।
ये परिधि होती है किसकी? अर्धवृत्त की। आपको ये याद रखना है बस, ये कुछ भी याद, ये याद नहीं रखना आपने, ये याद नहीं रखना आपने, याद रखना है डायरेक्ट ये कि अगर मैं अर्धवृत्त की परिधि की बात करूंगा तो वो होती है 36/7 गुणा आर। क्या होती है बच्चे? 36/7 गुणा आर। ये अर्धवृत्त की परिधि होती है। नहीं तो फॉर्मूला भी याद कर लेना, अगर आप फॉर्मूला याद कर सकते हो तो इसको याद कर लेना कि पाई आर प्लस 2 आर। मैं कहूंगा डायरेक्ट याद रखना आप। देखो उसने परिमाप दिया हुआ, यानी कि इसी की ही वैल्यू दी हुई है, तो 36/7 गुणा आर बराबर 144। तो 36 चौके 144 और 7 चौके 28। त्रिज्या कितनी आ गई बच्चे? 28। और वही आपसे पूछा है। आप फॉर्मूले में खामा खा कुछ ना कुछ परेशान होते। मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया कि अर्धवृत्त की परिधि होती है 36/7 गुणा आर। क्या होती है? 36/7 गुणा आर, यानी कि आर आ जाएगा 28। चलो भाई, बेलन की बात करते हैं। बेलन के बारे में तो सबने सुना होगा। मैं उस बेलन की बात नहीं कर रहा हूं जो पढ़ता है सबको। आप सब तो ग्रामीण बच्चे हो, ये बातें शहर के बच्चों से की जाती है कि बेलन पढ़ा, वो पढ़ा। हम गांव के बच्चों में बेलन नहीं पढ़ते भैया। हमें क्या पढ़ता है? हमें पढ़ता है चिमटा। मम्मी चूल्हे पे रोटी बना रही है, चिमटा फेंक के मारेगी, चिमटा पड़ेगा। हम हमारे ऊपर पड़ेगा उपला। उपला देखा है? उपला पड़ा है, हमने कुछ बोल दिया, उपला दूर से ही आएगा, कमर में लगेगा। तो ये जो बेलन वेलन होते हैं ना, ये शहर के बच्चों में लगते हैं। तो तुमसे तो मैं ये कहूंगा कि बेलन का मतलब बेलन ही मानो। तुम्हें तो उपला और चिमटे खाने की आदत है, तो वो ठीक है। ओके। तो ज्यादा खुश मत हो, बेलन हमें भी पड़ा था, ये मत कहना कोई भी उपले चिमटे पड़े हैं तुम्हें। ओके। तो बेलन सिलेंडर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ बच्चे। कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके। ठीक है। ये आपका सिलेंडर, कोई पाइप है ना बच्चे, कोई पाइप है जो नाली का पाइप होता है, घर से निकलता है, उसको दोनों तरफ से काट दो, वो बेलन बन जाएगा। और दोनों तरफ से कवर कर दो, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा बेलन, है ना। तो यहां ये बेलन है। ये नीचे से भी सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार होता है, नीचे से भी वृत्ताकार होता है और ऊपर से भी वृत्ताकार होता है। नीचे से भी राउंड और ऊपर से भी राउंड। ठीक है। अब नीचे से अगर वृत्ताकार है तो इसकी एक त्रिज्या भी होगी, है ना भैया। दोनों तरफ बराबर बराबर होगी त्रिज्या, त्रिज्या होगी, है ना। और यहां से यहां तक जो होगा इसको बोलते हैं हाइट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइट। डंडा पड़ा है? अच्छा, हाँ वो तो पापा का केस है, मैं मम्मी का केस बता रहा हूँ। मम्मी के हाथ में तो यही दो चीज होती हैं, तो मैं मम्मी के, पापा तो भैया कुछ भी कर देंगे, पापा का कुछ नहीं है। ओके। तो यहाँ आर आर और एच बेलन, अगर मैं इसका क्षेत्रफल की बात करता, सॉरी आयतन की, आयतन से शुरुआत करते हैं। अगर मैं इसके आयतन की बात करूंगा, वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है भैया। अगर मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं बच्चे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या बोला मैंने? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या होता है? 2πRh। क्या होता है? ये होता है 2πRh। एक कह रहा है बच्चा मम्मी नहीं मारती है। भाई आप तो महान हो, आप ऊपर से किस्मत अच्छी लिखवा के आए हो कि आपकी मम्मी नहीं मारती है। भाई हमारी मम्मी ने तो खूब कूटा है हमें, खूब। अब भी कूट देती है हमारी मम्मी, तो अब भी दो चार लगा देती है। तो अगर मैं कहूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1 महीने का ही रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं अपने पिटने का, तो पिछले 1 महीने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, क्या बच्चे? टोटल, सीएस से मतलब इंग्लिश वाले बच्चे समझ जाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। इंग्लिश संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया।
अगर मैं टोटल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं तो ये होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में होता है h प्लस आर। 2 पाई आर और ब्रैकेट में होता है h प्लस आर। बस 3 फॉर्मूले इसमें याद रखने, 3 फॉर्मूले, ठीक है। क्या बोला मैंने? आयतन होता है πr²h। अगर कहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2 πr h। अगर कहे संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया तो आप कहेंगे 2 πr और ब्रैकेट में h प्लस आर। 2 πr और ब्रैकेट में h प्लस आर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, सवाल करते हैं। ये रहा इसका सवाल। चलो जल्दी से, ऑन टाइम है हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में शंकु पढ़ेंगे और फिर जो गोला है यानी कि स्फेयर है वो तो छोटा सा टॉपिक है। बस करो भाई, क्यों अपना इतना दुख दिखा रहे हो? किसी बेलन की आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या दे दी आपको और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2 πr h 880 दे दिया। आयतन पूछा है। आयतन के लिए हमारा जो आयतन, देखो जो हमसे आयतन पूछा है, वॉल्यूम जो पूछा है वो होता है πr²h। यस। अब हमारे पास त्रिज्या तो है 14, लेकिन हमारे पास ऊंचाई h नहीं है, उसे हमें निकालना पड़ेगा। हमें ऊंचाई को निकालना पड़ेगा और वो कहां से आएगा? जो इसने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है ना 880, यहां से। यानी कि उसने दिया है 2 πr h। 2 πr h बराबर क्या दे रखा है बच्चे? 880। अब 2 पाई का मान है 22/7। आर कितना दे रखा है? त्रिज्या 14 और h हमें निकालना है 880। h की वैल्यू यहां रख देंगे और भैया फिर आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 22 से कटेगा 22 चौके 88 40 बार, 2 से कटेगा 20 बार और 2 से कटेगा 10 बार। देखो h कितना आ गया? h आ गया 10। h 10 आ गया। r आपको 14 दिया हुआ है 14। बस आयतन निकालना है, यहां पर रख दो। तो 22/7 r² यानी कि 14 का स्क्वायर और इंटू h यानी कि 10। तो 22/7 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 और गुणा 10। 7 दूनी 14, 7 ही 8 56। भाई गुणा करेंगे 28 दूनी 56, हासिल के 5, 28 दूनी 56 और 5 61 गुणा 10 यानी कि आपका जो आंसर है बच्चे वो आएगा 6160। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है ना बच्चे। आपको मेंसुरेशन उतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा के जा रहा हूं आपको, उससे ज्यादा मेंसुरेशन आपको नहीं पढ़ना है अभी। आपका आगे आप किसी एग्जाम की तैयारी करोगे तो वो फिर डिटेल में मेंसुरेशन पढ़ना। अभी जो आपका 17 तारीख को पेपर है उसके लिए इतना ही मेंसुरेशन पढ़ो, इन्हीं सवालों को बार बार प्रैक्टिस करो, इन्हीं फॉर्मूलों को रट लो। दिन में 15 मिनट 10 मिनट तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हो ना। 10 मिनट में क्या दिक्कत है? 10 मिनट के लिए सामने फॉर्मूले रखो, 2-3 दिन रख लो, 3 दिन में आपके रट जाएंगे सारे फॉर्मूले। ठीक है, एक एक बार ही 2-2 बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। मेंसुरेशन का एक सवाल आएगा ना, 2 आएंगे, 1 या 2 जो भी आएगा बच्चा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपका। हो सकता है एक क्वेश्चन 2D से आ जाए, एक 3D से आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है 1100, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, और इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? बच्चे आप बता सकते हैं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है भाई, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 πr और ब्रैकेट में h प्लस आर। कितना दे रखा है? 1100। तो 2 गुणा 22/7
और रेडियस त्रिज्या कितनी दे रखी है 7, और h प्लस त्रिज्या कितनी है 7 बराबर 1100। 7 से 7 गया, 22 पंजे 110, 50 बार जाएगा, और 2 से जाएगा 25 बार। h कितना आ जाएगा 25 माइनस का 7, यानी कि h आ जाएगा 18। h कितना आ जाएगा बच्चे 18, h तो आ गया 18। अब उसने कहा भैया आपको बताना है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि आपको बताना है 2 पाई आर एच का मान, यानी कि 2 गुणा पाई का मान है 22/7, त्रिज्या कितनी है सवाल में दी हुई है 7, और ऊंचाई तो 18 हमने निकाली है। ये गया 22 दूनी 44 गुणा 18, 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7 79। आंसर कितना आएगा 792। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सवाल करिए भाई। बताओ इस सवाल का उत्तर जल्दी से बच्चे। सर आपके फाउंडेशन बैच में सीजीएल हो जाएगा क्या? मेरे फाउंडेशन बैच में मैथ पढ़ने के बाद हो सकता है कि आप ये कहो सर जी आप हटाओ मैं पढ़ाऊंगा, उसमें हम सारा कवर कर रहे होंगे, सीजीएल मींस तक का, सीएचएसएल, सीपीओ, अभी जो रेलवेज की वैकेंसी आई है, मतलब मैं कंप्लीट पैकेज आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैथ्स का, उसकी बाद में बात करेंगे। अभी आप यहाँ सवाल पे फोकस करिए बच्चे, है ना, फिर उस पर डिस्कशन शुरू हो जाएगा तो खामखा अननेसेसरी पार्ट हो जाएगा। फिर यदि h ऊंचाई है h, त्रिज्या है r, और एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। जो सवाल कह रहा है कि उसका उस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो 2 पाई आर एच है ना, वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है बच्चे 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर, और इसका क्या है, इसका 1/3 है ना भैया। जो वक्र पृष्ठ है वो कुल पृष्ठ का 1/3 है, मैंने कर दिया। अब आपसे कह रहा है h और r में रिलेशन बताओ। देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर गया, तो h बराबर क्या आएगा 1/3 गुणा h प्लस आर, ये 3 इधर आ जाएगा तो 3h बराबर h प्लस आर, ये h इधर आकर घटेगा तो 2h बराबर क्या आ गया 2h बराबर r, या फिर h अगर मैं कहूंगा तो 1/2r। या तो ये दिया होगा ऑप्शन में या फिर ये कोई सा जरूर दे रखा होगा। 2h बराबर r नहीं है, h बराबर 1/2r, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आगे चले। चलो थोड़ा सा शंकु के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई शंकु क्या होता है। कोई बताएगा मुझे शंकु क्या होता है? बच्चे बर्थडे मना है कभी? हमारा तो नहीं मना भैया, जिसका मना होगा वो जानता होगा कि ये होती है बर्थडे कैप। बर्थडे कैप वही जानता होगा जिसका जन्मदिन मना है, हमारा तो आज तक नहीं मना बर्थडे कैप। हम तो हाँ ये जरूर है कि दूसरे के बर्थडे में जाकर हमने तो तालियां बजाई हैं और केक खाया है, टॉफी खाई है, बस इतना काम हमने किया है। ऐसे देखा है कि यार बर्थडे दूसरे का मनता हुआ देखा है हमने, मतलब हमारे दिमाग में शुरू से ही एक बात फिक्स थी कि बर्थडे दूसरे का मनता है, अपना नहीं होता। तो इसीलिए हमने कभी अपने घर जिद भी नहीं की कि बर्थडे हमारा भी मने। देखो अपना बर्थडे कब मनता है, जब हमें लगता है कि यार ये चीज़ हमारे साथ भी होनी चाहिए। हमारे दिमाग में शुरू से एक बात फिक्स कर दी गई थी कि बर्थडे अपना नहीं मनता, दूसरे का मनता है, हमें केक खाना है, खिलाना नहीं है किसी को। तो वो जिनका मनता था वो या मनता है वो लोग जानते होंगे, दिस इज कॉल्ड बर्थडे कैप। और जो बर्थडे कैप होती है उसी को ही कोण बोलते हैं। आइसक्रीम आप खाते होगे, है ना, इसका भी जो बेस होता है ना वो सर्कुलर होता है। इसका भी जो बेस होता है वो सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार होता है, और इसकी एक त्रिज्या यानी कि रेडियस होता है। सुनते रहना अभी,
इसकी एक त्रिज्या यानी कि रेडियस होगा। बच्चे यहां से यहां अगर मैं पॉइंट लगाऊं तो ये होती है इसकी ऊंचाई, हाइट। अब इसमें एक वर्ड और जुड़ता है, देखना, अभी इसमें एक वर्ड और जुड़ता है, जो ये जो तिरछी वाली लाइन है ना, इसको बोलते हैं एल, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट मतलब क्या होता है? स्लैंट मतलब होता है तिरछी चीजों को, स्लैंट हाइट। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई, एल। स्लैंट हाइट इंग्लिश में, ये हाइट ऊंचाई, ये रेडियस त्रिज्या, ये तो आप जानते हैं। ओके भैया, अब आप देखो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मैं इतने पार्ट को थोड़ा सा अलग निकाल लूं, इतने पार्ट को थोड़ा सा अलग निकाल लूं, ये एच, ये आर, ये एल, क्या ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर? हाँ भाई, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यही होता था। बर्थडे हमारा नहीं मना कभी भी। देखो जिन लोगों के बर्थडे मने ना, उनको फोटो खिंचवाने बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, उनको आदत पड़ी हुई है। हम जैसे क्या है, ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे बस। जो लोग ऐसे स्ट्रेट फोटो खिंचवा रहे, समझ लेना यही है उनका रीजन, क्योंकि कभी फोटो खींचे ही नहीं है हम लोगों के। बहुत दुख भरी कहानी है, क्या बताएं हम लोग इसकी। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि ये एच है, ये आर है, ये एल है। मैंने इस वाले पार्ट को उठाकर यहाँ रख दिया, तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा? इसमें मैं लगाऊंगा अपना पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। अगर मुझे स्लैंट हाइट, अगर मुझे तिरछी ऊंचाई चाहिए होगी, तो मैं इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दूंगा, याद रखना। ये हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी कई जगह, कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां इसके फॉर्मूलेज लिखना शुरू करते हैं, ये भी फॉर्मूले में ही आता है, थोड़ा सा आगे फॉर्मूले लिखना शुरू करते हैं। अगर मैं आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात करता हूं, तो वॉल्यूम होता है बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोण का यानी कि शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अगर मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा, यानी कि इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये होता है पाई आर एल। ये एल लिखते हैं, एच नहीं, यहां एल। और एल कहां से निकल के आएगा? या तो सवाल में देगा तिर्यक ऊंचाई, या तो देगा, या फिर हमें ऊंचाई और त्रिज्या दे देगा, वहां से हमें एल निकालकर और फिर यहां रखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि या तो हमें सवाल में दे देगा डायरेक्ट तिर्यक ऊंचाई, हम रख के अपना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बता देंगे, या फिर सवाल में देगा ऊंचाई और आर और वहां से एल निकालेंगे। ट्रिपलेट याद रखना, ट्रिपलेट जो मैंने पढ़ाए थे ना समकोण त्रिभुज में, वो यहाँ काम आने वाले हैं। यहाँ ट्रिपलेट काम आने, मान लो अगर त्रिज्या 5 दे दी, ये 12 दे दिया, तो ये क्या बनेगा? 5 12 13, ये बन जाएगा 13। नहीं तो फिर यहाँ रख के 13 निकालना पड़ेगा, वो बात अलग है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, क्या कहेंगे बच्चे? टीएसए। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। ये होता है पाई आर और ब्रैकेट में होता है एल प्लस आर। पाई आर और ब्रैकेट में होता है एल प्लस आर। बात क्लियर है बच्चे, है ना? आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। एल कैसे निकालते हैं? या तो ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, और ट्रिपलेट नहीं पता है तो यहां रख के हम निकाल लेंगे। आगे चलें भैया, इसके सवाल करें।
चलो देखते हैं इसके सवाल। करिए इसे। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई, देखो तिर्यक ऊंचाई याद रखना, वो एल की ही बात कर रहा है। तिर्यक ऊंचाई 16 है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आपको रेडियस त्रिज्या दे दी 5, तिर्यक ऊंचाई याद रखना बच्चे, जहां भी ऊंचाई लिखा होगा, जहां भी ऊंचाई लिखा होगा एच, जहां भी तिर्यक ऊंचाई लिखा होगा वहां एल, क्या लिखेंगे वहां एल। एल मतलब है यानी कि 16। आपसे कहा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है प्यारे भाई, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना है 5, और एल प्लस आर यानी कि 16+5। तो 22/7 गुणा 5 और 16 और 5 21, 7×3 = 21, 22×5 = 110, या 330। कितना आंसर आ गया 330। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये करिए सवाल। करिए। सवाल है भाई, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ यानी कि पाई आर एल, और इसका व्यास है 105। तो बताओ इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। हाँ, इसमें काम करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि अगर व्यास 105 है तो इसका रेडियस त्रिज्या हो जाएगी 105/2। क्या हो जाएगी बच्चे 105/2। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल, यानी कि पाई आर एल क्या दे रखा है ये 4455। पाई का मान है 22/7। ओके। रेडियस कितना, त्रिज्या कितनी दे रखी है 105/2, और एल हमें निकालना है 4455। तिर्यक ऊंचाई बतानी है। बस हो गया सवाल। क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है भाई। 2 से जाएगा 11 बार, 7 से जाएगा 7 एकम 7, 7×5 = 35। तो 11 से जाएगा 11×4 = 44, 0, 11×5 = 55। 15 से जाएगा 15×2 = 30, 15×7 = 105। एल कितना आ गया, एल आ गया 27। ऑप्शन नंबर डी। क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी 27। सर आपको ठंड नहीं लग रही वहां जहां से मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, यहाँ टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस, 32। अब 32 में जैकेट पहनूं, नहीं ना। ज्यादा मोटिवेशन मत लो, ज्यादा मोटिवेशन भी नुकसान होता है। मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेशन से के ऊपर पढ़ाई नहीं होती है यार। मुझे नहीं दिया किसी ने मोटिवेशन, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मोटिवेशन सेल्फ होता है, डिटर्मिनेशन है आपके अंदर कि यार लगना है, कुछ भी हो जाओ लगना है। भाई मैं आपको सच बताऊं, बहुत 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 बुरी बुरी कंडीशन से मैं निकला था अपने सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए, लेकिन कभी मोटिवेशन एज सच वीडियो खोल कर नहीं देखा कि यार इसने मुझे मोटिवेट कर दिया अब मैं पढ़ूंगा। आप सच बताओ, क्या ऐसे एक 5 मिनट की वीडियो से मोटिवेट होकर आदमी पढ़ लेगा? नहीं पढ़ता, कभी भी नहीं पढ़ता। यार असली मोटिवेशन तो आप खुद हो, आपकी मेहनत है, आपका आपके माँ बाप है, असली मोटिवेशन वो है यार। कि कल को अगर मैं नहीं लगा तो इन लोगों को ताने सुनने पड़ेंगे, मेरा क्या होगा। ये चीज मोटिवेशन है। अब 2 मिनट का मोटिवेशन देखो, जुनून, मैं चिल्लाने लग जाऊं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हें नाम रोशन करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें तुम्हें झंडे गाड़ने हैं, तुम्हें वो करना है, मैं कैमरे में घुस जाऊं, क्या फायदा उसका। वो मोटिवेशन नहीं है, वो एंटरटेनमेंट है। वो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट इज नॉट इक्वल्स टू मोटिवेशन।
मोटिवेशन सेल्फ होता है। सेलेक्टेड बच्चों से कभी भी पूछना कि मोटिवेशन लिया क्या कहीं से, वो कहेगा कहीं से भी जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे टाइम ही नहीं था मोटिवेशन लेने का। अब आप कहोगे सर जी आपकी इन्हीं बातों से मोटिवेट हो गए हम। डिपेंड करता है आपके ऊपर। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच में क्या डिफरेंस, क्या अंतर होगा? बच्चे संपूर्ण पृष्ठ, कोई शंकु है, अगर मैं किसी कोण की बात करता हूं उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। और इसका वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। आपसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच अंतर, यानी कि इसमें से ये माइनस कर दो। अभी फॉर्मूला रखकर अलग अलग मत निकालना, अभी फॉर्मूला रखकर अलग अलग मत निकालना, यहां पर रुको। अभी अभी आपने डिफरेंस फॉर्मूले से ही माइनस करना है। जो बचेगा उसमें हम त्रिज्या रख के आंसर निकाल देंगे। ओके, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये आएगा पाई आर एल प्लस, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये माइनस का पाई आर एल। हमें अंतर निकालना था ना, तो इसमें से ये माइनस करना था। पाई आर एल से पाई आर एल गया, बचा क्या? पाई आर स्क्वायर। अब रख दो ये 35। पाई का मान है 22/7, आर क्या है? 35 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं बच्चे, 22/7 गुणा 35 गुणा 35, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 गुणा 35, ये जीरो यहां पर आ गई, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38। आंसर कितना आ गया? 3850, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वेरी गुड। कैलकुलेशन करनी है टोटल, और कुछ नहीं है बच्चे। ये सवाल करिए। करो भाई। एक शंकु की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने का कुल खर्चा कितना होगा? करिए। देखो, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हमको, मैं प्रैक्टिकली बातें करता हूँ। मैं, आप ये सब जानते होंगे, मैं प्रैक्टिकली बातें करता हूँ, मैं हवाई फायर नहीं करता हूँ। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, मैं एक एक बच्चे के मन की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से निकला हूँ। तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये जो सेलेक्ट हो गया है ना, इसने क्या अलग से ऐसा पढ़ लिया है। ऐसा लगता है ना, यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ और जो सेलेक्ट हो गया हो ये कुछ और पढ़ के सेलेक्ट हो गया हो। अंदर से फील आती है, हमें भी आती थी कि यार हम लोग पढ़ तो रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन ये जो सेलेक्ट हो चुके हैं सीजीएल में, इन्होंने क्या पढ़ लिया ऐसा? ऐसा इन्होंने मतलब क्या अलग से कुछ टॉनिक ले लिया कि ये सेलेक्ट हो गए? ऐसा तो नहीं है कि अगर हम वो टॉनिक ना ले तो हम सेलेक्ट ना होंगे। यार हम दो तीन चार किताब ही तो पढ़ रहे हैं, हम 4 किताब पढ़ के कोई इंस्पेक्टर थोड़ी बनता है। कुछ और पढ़ा होगा इन्होंने, पक्का एक शक रहता है कि यार ऐसा ना हो हम गलत चल रहे हो। तो वो रहेगा आपके अंदर, आप अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। देखो आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, प्रॉपर गाइडेंस रहे आपके अंदर। हालांकि मैं भी ऑनलाइन जमाने से ही पढ़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 10-12 साल पहले ऑनलाइन आ गया था, तब तब मैं पढ़ रहा था। तो मतलब ऐसा लगता है कि यार लिटरली अब तो आपके पास गाइडेंस है, प्रॉपर टीचर्स हैं आपको जो गाइड कर देते हैं। अगर मैं बात करूं 2021 से पहले की, 2020 2019 टाइम इतनी गाइडेंस नहीं थी और सब ऑफलाइन था, मतलब ऑलमोस्ट ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो चुका था। लेकिन कुछ जो बच्चे, मैंने 2017 से तैयारी शुरू करी थी, तो 2017 में ऑनलाइन आना शुरू हुआ था उस टाइम। 17-18 में शुरू हुआ था, 19 में थोड़ा सा और बढ़ा, 20 में कोविड आया तो पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका था। तो हमको लगता था कि यार प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं तो कहीं कुछ गलत ही ना निकल जाए। पता चला बनने चले इंस्पेक्टर, पता चला कुछ ऐसी किताब पढ़ ली कि ऐसे ऐसे पोटेशियम नाइट्रेट वाइट्रेट मिलाकर बम बनता है। कुछ ऐसा तो नहीं पढ़ लेंगे हम लोग, उस लाइन में ना निकल जाए। ये कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस रहती है। आप गाइडेंस में रहो, हमेशा गाइडेंस में रहना अपने सिलेक्शन तक।
मोटिवेशन नहीं, गाइडेंस में रहना कि अब क्या करना चाहिए, अब इससे आगे मैंने ये कर लिया, अब क्या करना चाहिए, ये वाली गाइडेंस रखो। सिलेक्शन 100% होगा, 100% सिलेक्शन होगा। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। सर आज आपकी छुट्टी होगी ना? हाँ, सैटरडे संडे ऑफ है। देखो ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चे, ऊंचाई दे रखी है 16, और उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस, आधार की त्रिज्या दे रखी है 30। आधार की त्रिज्या कितनी है? 30। आपसे कहा कि इसे रंगने की दर 14 सेंटीमीटर है। तो बाहर से रंगने का खर्चा बच्चे, किसी भी शंकु को अगर मैं बाहर से रंगूंगा ना, ये शंकु है, अगर मैं इसे बाहर से रंगता हूं, बाहर, केवल बाहर से, तो इसकी आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। बाहर से रंगना, बाहर से रंगना, बाहर से रंगना, मतलब कि मैं निकालूंगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस ये आपने ध्यान रखना है। और अगर वो कहे कि बाहर से भी रंगो और अंदर से भी रंगो, तो फिर आपको क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया, है ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? पाई आर एल। आपको इसका मान निकालना है। अब हमारे पास टारगेट है कि यार एच तो है, आर भी है, एल कैसे निकालें? और उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, कि एल स्क्वायर, क्या करें, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रखो यहां पर, एल स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर 256 और 30 का स्क्वायर 900। ठीक है भैया, तो एल स्क्वायर कितना होगा? 9 और 2 1156। एल कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 1156, 1156। तो ये कितना होता है? 34 का। हालांकि आपको इसकी भी जरूरत नहीं थी, ट्रिपलेट जानते हैं तो कर लेंगे। आपको पता है एच, आर और एल। अगर ये 16 है, मैंने आपको निकालना भी सिखाया था, ये 30 है, इनका रेशियो ले लो, 2 अट्ठे 16, 2 15 30। आपने ट्रिपलेट पढ़ा 8 15 और 17 का। भाई 16 और 30 से हमें क्लियर नहीं हो रहा था कि ये ट्रिपलेट किसका है। मैंने रेशियो ले लिया तो 8 और 15 मिला। अब मैं जानता हूं कि ट्रिपलेट तो 8 15 17 का होता है। इसने 8 को 16 किया, 15 को 30 किया, तो 17 को कितना करना पड़ेगा? 17 को करना पड़ेगा 34। देखो आप बच गए ना, आप बच गए। इतनी कैलकुलेशन करने से आपने सीधा कहा कि सर जो एल होगा वो 34 होगा। क्या होगा? 34। बस आप यहां पर रख दो। 20 पाई को तो पाई नहीं, 22/7। आर कितना है भैया? 30। और एल कितना निकाला आपने? 34 गुणा 34, 17 दूनी 34। ठीक किया है ना हमने? हाँ ठीक है। ये इसका एरिया आ गया। बस ये इसका एरिया, कैलकुलेट मत करना, ऐसे रहने दो। उसने कहा भैया इसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 14 रुपए लगते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इससे गुणा कर दो 14 को। बस आंसर कितना आ जाएगा? 22/7 गुणा 30 गुणा 34, और 14 से गुणा कर दो, आपका खर्चा आ जाएगा। टोटल खर्चा कितना है? सबसे पहले आपने क्या किया? पाई आर एल का मान निकाला। देखो ये तो एल निकाला है, आर आपको दिया हुआ था, यहां रख दिया। ये इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि जितना एरिया रंगना है वो एरिया हमको मिल गया, और उसको गुणा कर दिया 14 से। तो इसे कैलकुलेट कर लो बच्चे जल्दी से, कितना होगा? ये जाएगा आपका 22 तिया 66 यानी कि 660, और 34 दूनी 68 यानी कि 68। गुणा करेंगे लास्ट में तो जीरो रहेगा, यूनिट डिजिट से जाएंगे तो 8 छिंग 48, लास्ट में 80 आना चाहिए। ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेट कर लेना, इसको गुणा करके 4488 जीरो ही आएगा। ओके बच्चे, 17 ऐसे हो गया। हमने जब समकोण त्रिभुज पढ़ा था ना, वहां ट्रिपलेट एक तिर्यक पढ़ा था, 8 15 17 का। आपको तो मैंने यहां से भी निकाल के बता दिया ना, आप ऐसे कर लो। एल निकालना है, दोनों तरीके बता दिए, ये भी और ये भी, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर लेना। चलिए भाई आते हैं अपना नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक है गोला। लास्ट टॉपिक है गोला, इसका एक छोटा सा अर्ध गोला भी है। हालांकि लास्ट टॉपिक है आपका गोला। अब देखो मैं आपको गोला बनाने वाला हूं। यहाँ ये रहा गोला,
ये रहा गोला। आप कहेंगे सर ये तो वृत्त है, ये तो सर्कल है, ये गोला कहाँ है? मैं कहूँ ना ये गोला है। आप कहेंगे सर ये क्यों बेवकूफ बना रहे हो, ये सर्कल है। बच्चे मेरी मजबूरी है, मैं गोला बना नहीं सकता हूं क्योंकि मैं, गोला एक 3D फिगर है। अब आप कहेंगे सर फिर वृत्त और गोला में फर्क क्या हो गया सर? बच्चे वृत्त तो जो आपको मैंने ये बना दिया ना, जो ये बना दिया, ये लाइन मैंने बना दी, ये वृत्त है। लाइन से मैंने कोई ड्रॉ कर दिया, ये वृत्त है। लेकिन गोला क्या होता है? गोला होता है, कोई आपने फुटबॉल देखा हो, कोई वॉलीबॉल देखा हो, कोई क्रिकेट बॉल देखा हो, वो होता है गोला, जिसकी एक ऐसी आकृति होती है, ऐसा राउंड ऐसे, वो होता है गोला। अब उसको मैं यहां रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकता, जैसे मैंने घन को रिप्रेजेंट कर दिया, घनाभ को कर दिया, सिलेंडर को भी हालांकि पूरी तरीके से नहीं कर पाए हम, सामने वाले देख पाए, लेकिन काम चल गया, समझ गए कि ये सिलेंडर है। लेकिन इसको देख के लग रहा है ये वृत्त है। तो बच्चे वृत्त और गोले में फर्क क्या है? वृत्त को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे, गोला को आपने ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन इससे हम समझेंगे ऐसे कि ये पीछे की तरफ भी फैला हुआ है पूरा पृथ्वी। हालांकि हमारी चपटी होती है, लेकिन मान लो कि गोलाकार है, चपटी होती है, मैं मानता हूं समझने के लिए, और सपोज एक सेकंड के लिए मान लो कि वो गोला है पृथ्वी, इस तरीके से बोलते हैं ना आमिर खान कौन से गोले से हो तुम, तो वही चीज। तो यहां अगर मैं इसका एक केंद्र मानूंगा, तो ये इसकी भी एक त्रिज्या होती है, सेंटर पॉइंट बोलते हैं ना, इक्वेटर, हमारी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट कहाँ है? इक्वेटर बोलते हैं ना, इक्वेटर लाइन पर कहीं सेंटर पॉइंट है, इक्वेटर जो बीच में से काटती है, तो उसमें से कॉन्गो रिवर को इक्वेटर काटता है ना, कॉन्गो रिवर 2 बार, कुछ ऐसा है, जीएस में कभी पढ़ा था। उसी लाइन पर कहीं सेंटर पॉइंट है हमारी पृथ्वी का, वहां से किसी एक पॉइंट पर आप ऐसे लाइन खींच दो, उसी को ही हम रेडियस यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। ओके, तो ये हो गई इसकी त्रिज्या, बस इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो लिख लो। बच्चे अगर मैं इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात करूंगा, तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब ये होता है आयतन किसका? गोले का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फेयर। क्या बोलते हैं बच्चे? स्फेयर। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, फिर इसका देखो, इसके इसमें बहुत आसानी क्या होती है कि इसका जो वक्र पृष्ठीय होता है ना, जो इसका वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, वो इसके टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है, और कितना होता है? 4 πr²। एक ही याद रखना है, गोला में तो एक ही याद रखना है ना? तो आप याद रखेंगे कि गोले का वक्र पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ होता है, कितना? 4 πr²। दैट्स इट। ये 2 फॉर्मूले याद करने, खत्म बात, खत्म। ठीक है। तो यहां पर सवाल अगर मैं कराऊं, तो ये रहा सवाल। करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा? जल्दी से आंसर बताओ। यदि एक गोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर, व्यास जहां भी दिखे त्रिज्या को इसका आधा कर देना है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब कौन सा पृष्ठ है टेंशन लेना ही नहीं है, एक ही होता है 4 πr²। भाई अगर डायामीटर आपको 14 दिया हुआ है, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगी, यानी कि 7 हो जाएगा। आपसे सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, कोई सा भी कह दे, कोई सा भी, फर्क नहीं पड़ता है, 4 πr² होता है। 4 πr², बस इसी का ही मान निकालना है। तो 4 × 22/7, r² यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 4 × 22/7 इंटू 7 × 7, 7 से 7 गया, 22 × 4 = 88 इंटू 7, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56 और 5 = 61। आंसर कितना आ गया? 616। कितना आ गया गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल? 616।
अगला सवाल चलते हैं। ये सवाल करिए भाई। क्या है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को 25% तक कम किया गया, त्रिज्या को, तो बताओ उसका सतह क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाएगा। आप बहुत आराम से कर सकते हैं। त्रिज्या का 25% कम किया गया है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ठीक है भैया। सतह क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। बच्चे हमको यहां त्रिज्या को बोला है ना, उसने त्रिज्या को देखना है, हमें 4π से कोई मतलब नहीं है। हमें जो है बच्चा, हमें 4π से कोई मतलब नहीं है। हमें केवल और केवल मतलब है किससे, हमें केवल और केवल मतलब है त्रिज्या से। हमें केवल और केवल मतलब है त्रिज्या से। अगर उसने त्रिज्या को 25% तक कम किया है और बोला है कि बताओ सतह क्षेत्रफल, तो आपने सतह क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा 4πr²। आपने देखा त्रिज्या इसमें कितनी बार आई है बच्चे, इसमें त्रिज्या आई है 2 बार। कितनी बार आई है, इसमें आई है 2 बार। तो 2 बार का फॉर्मूला कम किया है ना 25% तक, तो मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया है आपको, a+b -a×b/100। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था कल, है ना, लिखवाया था कल या परसों। कम अगर की जा रही है, अगर वृद्धि की जा रही है, तो a+b +a×b/100। कम है तो ये वाला फॉर्मूला 2 बार के लिए। नहीं तो फिर आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो। कम का मतलब है 4 से 3, और 4 से 3 2 बार करेंगे। 4 चौके 16, 3 तिया 9। कितने की कमी आई है, 7 की। भाई 16 से 9, और कितने पर, ओरिजिनल 16 है, इंटू 100। ये आ जाएगा 700/16। तो 16 चौके 64, 6, 16 तिया 48, 43 पॉइंट समथिंग, 43.75। ऐसे भी कर सकते हो, और आप इसे इस फॉर्मूले में भी रख लेना, ए और बी का मान 25 और 25, वहां से भी आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बहुत आराम से आप कर सकते। ओके, ये सवाल करिए। देखो, गोले की अगर इसमें भी जहां भी रेशियो दिया होगा ना, रेशियो के लिए मैं अलग से आपको चीजें लिखवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट रहे ये बात, कि अगर गोले में त्रिज्या का रेशियो दिया होगा, त्रिज्या का रेशियो दिया होगा ए बी का, तो बच्चे आयतन का रेशियो जो होगा उसके लिए क्या करेंगे, 4/3 πr³ होता है ना, r³। तो यहां क्यूब कर देंगे, a³ और b³। और इसका सतह क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। उसमें स्क्वायर होता है, तो यहां भी a² और यहां भी b² कर देंगे। ये ध्यान रखना, है ना। और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लो आपको ए बी दिया हुआ है, और आपको निकालना है, क्या निकालना है, आपको निकालना है त्रिज्या का रेशियो, त्रिज्या का। तो क्या होता है, स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है। ऐसे ही अगर आयतन का रेशियो दिया होगा, तो आयतन से अगर मुझे त्रिज्या पे आना है तो घनमूल, घनमूल। ठीक है, वही चीज है। अब उसने आपसे बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो 49 और 25 है, तो जरा मुझे त्रिज्या का रेशियो बताना। त्रिज्या का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 और स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि 7 और 5। और फिर आयतन का रेशियो क्या होगा बच्चे, अगर त्रिज्या का रेशियो ए बी है तो आयतन का रेशियो क्या होता है, उनका क्यूब। अब त्रिज्या का रेशियो तो आपने निकाल दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, त्रिज्या निकाल दिया स्क्वायर रूट करके। अब त्रिज्या से आयतन के पास जाना है तो घन कर देंगे, 7 का क्यूब और 5 का क्यूब, 343,125। तो आंसर क्या आ जाएगा, 343,125, बिल्कुल सही है। फॉर्मूले से ही रेशियो बन जाता है, आयतन में क्यूब होता है तो क्यूब कर दिया, बस वही चीज है। ओके।
बिल्कुल सही बात है। चलो इसका अगला पार्ट देख लेते हैं, हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोला। अर्धगोला बनाना थोड़ा सा आसान है, कुछ इस तरीके से बनता है अर्धगोला। कटोरा, कटोरा देखा है ना आपने, इसमें चाय पीते हो भर के, बिना कटोरा भर के चाय मजा ही कहाँ, जहाँ कटोरा ऊपर तक ना भरा हुआ हो और साथ में 5-7 पापे, पापे डबल रोटी, ब्रेड को गाँव में डबल रोटी बोलते हैं, और जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, टोस्ट, टोस्ट को बोलते हैं पापे नॉर्थ इंडिया में। अब आप कहाँ से हैं उधर से, जिस आपके एरिया में पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ इनको यही बोला जाता है, टोस्ट को बोला जाता है पापे, और ब्रेड को बोला जाता है डबल रोटी। तो भैया 5-7 वो चाहिए, एक कटोरा भर के चाय चाहिए हमको। तो यहाँ इसका एक सेंटर होता है, यहां से इसकी एक त्रिज्या बना दी मैंने। यानी कि आपने क्या किया है, आपने एक फुटबॉल को लिया या फिर कोई ठोस चीज ली, उसको आधा काट दिया बीच में से, और आधा अगर आपने काट दिया तो वो बन गया अर्धगोला यानी कि हेमिस्फेयर। क्या बन गया बच्चे, वो बन गया हेमिस्फेयर। बस 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं, इसके फॉर्मूले एक बार देख लेंगे कि भाई इसका जो आयतन होता है, इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो 2/3 स्फेयर का आधा होता है, स्फेयर का आधा होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब जो होता है इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम होता है। ओके, हाँ इसके क्षेत्रफल अलग अलग हो जाते हैं। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो अलग होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, वक्र पृष्ठ इसका अलग होता है, दोनों इसके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहां अगर मैं इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहूंगा तो भैया ये होता है 2πr², और इसका संपूर्ण होता है 3πr²। बस ये इसके अलग अलग होते हैं। गोला दोनों एक है, गोला दोनों एक है ना, लेकिन अर्धगोले में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πr², और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। ये लास्ट फॉर्मूला है, खत्म क्लास। 2 क्वेश्चन करा दूं, 3 क्वेश्चन इसके ऊपर, बस क्लास खत्म। फॉर्मूले बहुत सारे हैं मैं जानता हूं बच्चे, लेकिन क्या करें, छोड़ भी तो नहीं सकते हैं कुछ। अगर मैं कुछ छोड़ दूं और वहां से आ जाए सवाल तो फिर क्या करेंगे, तो कराना तो सारा पड़ेगा ना। हाँ मैंने बहुत शॉर्ट किया है मेंसुरेशन का, मैंने बहुत, मैं कर रहा हूँ कंप्राइज फॉर्म आपको कराया है, जितना मोस्ट इंपोर्टेंट था, है ना। 3 क्लास में समेटने की कोशिश करी है, तो वही चीज आपको पढ़ाई है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक गोलार्ध, देखो अर्धगोले को यानी कि हेमिस्फेयर को गोलार्ध भी बोला जाता है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध पढ़ते हो ना आप ज्योग्राफी में। उत्तरी गोलार्ध यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। एक गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है इतना, तो आपसे कह रहा है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे बच्चे। आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ निकालना नहीं है अलग अलग, रेशियो ले लो, दोनों दोनों का रेशियो ले लो। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या होता है 3πr², और ये क्या होता है 2πr²। दोनों का रेशियो ले लो, πr² से πr² गया, रेशियो आ गया 3 और 2 का। बस आपको दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठ और आपसे पूछ लिया वक्र पृष्ठ, मैंने दोनों का रेशियो ले लिया। भाई क्यों मैं यहां से इसको रख के त्रिज्या निकालूं फिर इसमें रखूं, खामा क्यों टेंशन लेना, है ना, क्यों टेंशन लेना खामा। तो 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है 64.57, 1 यूनिट का मान आएगा 64.57/3। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3.1, 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15, लगभग 21.55 ही मानो, 21.55। तो ये कितना आ जाएगा 2 गुणा 21.55, 21 दूनी 42, ये 43 के आसपास जाएगा, अप्रोक्सीमेट निकलेगा 43.04। कितना आ जाएगा 43.0 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
भाई 3 यूनिट का मान दे रखा था ये, 1 यूनिट का 21.55, उसने वक्र प्रस्थ यानी कि 2 यूनिट का मान पूछा है, तो 21 दूनी 42, 43 के आसपास आंसर है 43.0। ओके, ये करिए भाई सवाल जल्दी से, क्या होगा इसका उत्तर, सभी लोग बताएंगे। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 3πr², और उसका व्यास पूछ लिया। आप क्या करो, त्रिज्या निकालो पहले तो। भाई 3πr² होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और वो दिया हुआ है 462, तो 3 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r² बराबर 462, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 3 सत्ते 21 और 7 सत्ते 49। r² कितना आ गया 49, r कितना होगा √49 यानी कि 7। त्रिज्या आपने निकाल दी 7, आपसे बोला है इसका व्यास बता दो। बच्चे व्यास क्या होता है, वो होता है 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि 2 गुणा 7 आप कहेंगे सर 14। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। ठीक है, आगे चलें भैया, ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, और फिर इसे हम कंप्लीट करते हैं, और कल हम करेंगे अपना सिंप्लीफिकेशन। 2 दिन में मुझे आप कंप्लीट करा लेने दो, 1 या 2 दिन में हो जाएगा, हो सकता है मैं 1 दिन में ही सिंप्लीफिकेशन और सर्ड सिंडेसिस आपको करा दूं। हालांकि वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पॉडमास वगैरह के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं यूपी कांस्टेबल लेखपाल वगैरह में, लेकिन फिर भी वो कराना जरूरी है। तो सिंप्लीफिकेशन सर्ड सिंडेसिस हो सकता है कल मैं कंप्लीट करा दूं 2 घंटे में, और नहीं तो फिर परसों तो हो ही जाना है कि 2 दिन मैंने लिए हुए हैं, 1 दिन में करा लिया तो अच्छा है, 1 दिन हमारा बच जाएगा, नहीं तो फिर 2 दिन में होना ही है। उसके बाद फिर हम लास्ट में नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं आपको आराम से 3 दिन में, है ना। उसमें फिर आपको सबसे पहले देखो, नंबर सिस्टम में लोग बाग नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, इकाई अंक शुरू करते हैं, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली अगर आया तो वहीं से बनेगा, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे भाई, क्यों पूरा डिटेल में हमें पढ़ना है। विभाज्यता के नियम के बाद आपको मैं पढ़ा दूंगा यूनिट डिजिट, इकाई अंक, और बाकी की थोड़ी थोड़ी नॉलेज मैं दे दूंगा, है ना। नंबर सिस्टम अपने आप में 17 16 15 16 क्लास का है, 1 1 घंटे की, 2 2 घंटे की अगर करें तो 8 9 क्लास कम से कम, लेकिन नहीं हमें उतना डीप में जाना नहीं है, एग्जाम नजदीक है हमारा, है ना। तो चलिए, एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाया, जहां ये वर्ड आपको दिख जाए ना, पिघलाया जाता है, याद रखना आयतन बराबर करना, और उसी अर्धगोले के समान आधार की त्रिज्या, जिसकी आधार की त्रिज्या अर्धगोले की थी उसी त्रिज्या, एक शंकु बनाया जाता है। यदि h शंकु की ऊंचाई है तो r और h का रेशियो क्या होगा। मैंने आपको बोला जहां भी आपको मिल जाए कि पिघलाया गया है, मेल्ट किया गया है, बच्चे याद रखना आयतन बराबर करना है। आयतन क्या करना है, आयतन को बराबर करना है, आयतन को बराबर करना। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, और जो इसने शंकु में ढाला है ना, शंकु का आयतन है 1/3 पाई, और शंकु की जो त्रिज्या है ना, सामने देखो, शंकु की जो त्रिज्या है वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। जितनी त्रिज्या अर्धगोले की है जो शंकु बनाया है, 1/3 πr² और इंटू h। ठीक है भैया, पाई से तो पाई गया, 3 से 3 गया, ये आ जाएगा 2r³ बराबर r² इंटू h। देखो r² से r³ घट के r बचेगा, तो कितना आ गया 2r बराबर h। ये रिलेशन आ गया। आपसे किस किस में रेशियो पूछा है, r और h में। r के सामने 1 और h के सामने 2। भाई h के सामने 2 है ना, ये h के नीचे आ जाएगा, r के सामने 1 है, ये r के नीचे आ जाएगा, 1:2 का रेशियो आ गया। r और h में रिलेशन पूछा, r और h, r को पहले रखना है, h को बाद में रखना है, तो 1 और 2 आ गया, बिल्कुल सही आपका
जवाब है। ठीक है भैया, तो मेंसुरेशन वाला पार्ट होता है कंप्लीट। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसी का ही रिवीजन करना है। फॉर्मूलेज मैं जानता हूँ मेंसुरेशन में ज़्यादा है, लेकिन बच्चे आप 2-3 बार रिवाइज करोगे डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, ओके। बाकी स्पेशल बैच से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, मैं बैच पेड बैच में आपका चल रहा है इसमें बात नहीं करना चाहता हूँ। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़े हुए हैं वहाँ मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, वहाँ पर आप जुड़ जाइए। और ठीक है, दीपक भाटी RW सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे, वहाँ मिल जाऊंगा। और बाकी यूट्यूब पर भी अंकित सर ने वीडियो बना दी है, वहाँ भी आप देख सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो भी 12 तारीख से चलने वाला है। ठीक है, आप लोग कहेंगे सर हमारे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा जो एग्जाम है ना उसके बाद करा देना सर ये कोर्स शुरू। जो भी आपकी क्लास छूटेगी ना वो मैं डेफिनेटली आपको लाइव क्लासेस में करा ही दूंगा। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पड़ी रहेंगी और लाइव भी मैं आपको करा दूंगा। ओके, चलिए आप अपने एग्जाम की आराम से तैयारी करो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।